मैं बिना टाइम गंवाए हुए ही चालू करता हूँ श्वसन। आखिर ये श्वसन क्या होते हैं तो मैं आपको नॉर्मली भाषा में समझा दूँ, जैसे कि सांस लेना और छोड़ने की ही प्रक्रिया नॉर्मली भाषा में आपका श्वसन कहलाता है। आखिर कभी क्या ये प्रश्न आपने सोचे कि हम लोग श्वास क्यों लेते हैं, आखिर इसकी क्या वजह है? अगर देखिएगा सांस अगर 2 पल के लिए यही समझिए कि 1-2 मिनट के लिए रुक जाए तो आदमी रामधू ऊपर चला जाता है, ऐसा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये सब के पीछे क्या कारण? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। बताने से पहले मैं आपको एक पार्ट की ओर थोड़ा सा मैं नजर डालता हूँ। उसमें आपको मैंने क्या बताए थे तो याद कीजिए, उसमें बताए थे भोजन के बारे में प्रमुख रूप से कि हम लोग शरीर में भोजन करते किस तरह पचता है ये बता दिए थे। प्लस में यहाँ तक बता दिए थे को जाकर कहाँ मिल जाते हैं तो आपके ब्लड में मिल जाते हैं। फिर ब्लड के बाद से क्या होता है कि शरीर में एनर्जी मिले तो वो जो होती है प्रक्रिया, वही प्रक्रिया होती है आपकी कौन सी? श्वसन। जिसकी वजह से श्वसन की ही वजह से हमारे शरीर में एनर्जी मिलता है, तभी आपके सामने मैं बोल पा रहा हूँ। यदि अगर मुझको ना मिलता तो मैं बोल ना पाता। यानी आप लोग समझ गए। ऐसा अगर कोई व्यक्ति पूछते कि श्वसन क्या होते हैं तो जवाब में क्या होगा कि जो मन जैसा भी प्रक्रिया हो लेकिन हमारे शरीर में एनर्जी उत्पादन होता हो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ये बहुत ही हमारे शरीर के लिए अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि जब तक एनर्जी उत्पादन होंगे नहीं तब तक हमारी कोशिका में बल आएगा नहीं। इस पॉइंट को आप लोग समझ गए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं श्वसन की परिभाषा क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि जिस प्रक्रिया द्वारा हमारे शरीर में, जैसे बताया, हमारे बॉडी में ऊर्जा प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अब चलिए अब ये श्वसन के यूँ समझिए कि ऊर्जा किससे प्राप्त होता है तो चूंकि आपको बताया गया था कि भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ के मतलब हो गया आपका कौन कौन सा? तो भात, दाल, चावल, ऐसा भात और क्या हो जाएगा? दाल और चावल, इसी बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे सब्जी होती है, इसी से क्या होती है? तो भोज, उसी को हम लोग भोज्य पदार्थ कहते हैं। भोज्य पदार्थ को साइंस की दुनिया में इसको क्या बोली जाती है? ग्लूकोज बोली जाती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ग्लूकोज को हम लोग सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। अब देखिए इस ग्लूकोज को हम लोग कोष के ईंधन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यही शरीर में जलता है तो हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न होता है। तो किसके रूप में होता है? तो ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में होता है। अब देखिए अब ऊर्जा के रूप में हो जाता है लेकिन क्या होता है ना कि वो भी हमारे शरीर में संचित रहता है। तो वो जो संचित रहने की जो प्रक्रिया होता है वो ATP के रूप में होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट होता है। याद रखिएगा जब हमारे शरीर से ऊर्जा माने यूँ समझिए कि हम खर्च कर देते, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरा ऊर्जा खत्म हो रहा है तो वो बदल जाते ADP के रूप में। आप लोग हमेशा याद रखिएगा एडिनोसाइन, यहाँ पर डाइफॉस्फेट आ जाती है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब चलिए जो ATP के रूप में होता है उनको हम लोग साइंस की दुनिया में क्या क्या कही जाती है तो उनको जो बोला जाता है, एक चीज बोला जाता है कि सार्वजनिक वाहक इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर में एनर्जी देने का काम करता है। प्लस में इसको और भी क्या बोली जाती है? तो जैव ऊर्जा बोली जाती है। जैव ऊर्जा के मतलब ये जीवों के लिए क्या है? तो ऊर्जा के काम में करते हैं। यहाँ तक आपका पॉइंट समझ में आ गया। अब चलिए अब हम ये समझते हैं कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या चीज लेते हैं? याद रखिएगा हम लोग O2 लेते हैं। तो कभी कभी ये ऐसा भी कह देता है कि श्वसन एक प्रकार का ऑक्सीकरण भी अभिक्रिया होता है। ऑक्सीकरण। अब चलिए ऑक्सीकरण के मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुटते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो अब देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये जो ग्लूकोज होता है तो इसी ग्लूकोज में क्या होते हैं? तो का O2 जाकर जुट जाते हैं। और जब जुटते हैं तो क्या होता है? तो इसको सेकेंडों नहीं लगता है, ये किस में बदल देते हैं? यस, आपके CO2 में बदल देते हैं और किसके रूप में बदलते हैं? H2O और ऊर्जा के रूप में बदल देते हैं। और याद रखिएगा ग्लूकोज के विखंडन से जो हमको ऊर्जा मिलता है वो 38 ATP मिलता है। ये आपके बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये ग्लूकोज होते हैं। ग्लूकोज हाँ, ये समीकरण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता
होता है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। अब प्लस में CO2 जैसे कि हम लोग सांस छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, इसकी पहचान करने के लिए बहुत सारे प्रयोगिक दिया है। जैसे कि आप क्या कीजिए, एक प्रखनली लीजिए, जैसा कि मैं लेने का कोशिश कर रहा हूँ प्रखनली, जैसा कि मैंने आपका ले लिया प्रखनली। अब देखिए इस प्रखनली में क्या कीजिए, थोड़ा सा चूना डाल दीजिए, चूना डालकर फूकिए तो ये क्या होता है, धीरे धीरे उजला होते जाता है। तो इस तरह साबित होता है कि हम लोग जो छोड़ते हैं CO2 छोड़ते हैं, और जो लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं तो O2 लेते हैं। यहाँ तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। चलिए मैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि अगला हमको क्या बताना है। अब चलिए CO2 को मैंने हम लोग क्या पता बाई प्रोडक्ट भी बोला जाता है, जिससे कि हमारे शरीर से ये निकलता है। आपको यहाँ तक पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात ये करेंगे कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी तो मैं बिना टाइम गंवाए हुए ही चालू करता हूँ श्वसन। आखिर ये श्वसन क्या होते हैं तो मैं आपको नॉर्मली भाषा में समझा दूँ, जैसे कि सांस लेना और छोड़ने की ही प्रक्रिया नॉर्मली भाषा में आपका श्वसन कहलाता है। आखिर कभी क्या ये प्रश्न आपने सोचे कि हम लोग श्वास क्यों लेते हैं, आखिर इसकी क्या वजह है। अगर देखिएगा सांस अगर 2 पल के लिए यही समझिए कि 1-2 मिनट के लिए रुक जाए तो आदमी रामदू ऊपर चला जाता है, ऐसा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये सब के पीछे क्या कारण, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। बताने से पहले मैं आपको एक पार्ट की ओर थोड़ा सा मैं नजर डालता हूँ। उसमें आपको मैंने क्या बताए थे तो याद कीजिए, उसमें बताए थे भोजन के बारे में प्रमुख रूप से कि हम लोग शरीर में भोजन करते किस तरह पचता है ये बता दिए थे। प्लस में यहाँ तक बता दिए थे को जाकर कहाँ मिल जाते हैं तो आपके ब्लड में मिल जाते हैं। फिर ब्लड के बाद से क्या होता है कि शरीर में एनर्जी मिले तो वो जो होती है प्रक्रिया, वही प्रक्रिया होती है आपकी कौन सी, श्वसन, जिसकी वजह से श्वसन की ही वजह से हमारे शरीर में एनर्जी मिलता है, तभी आपके सामने मैं बोल पा रहा हूँ। यदि अगर मुझको ना मिलता तो मैं बोल ना पाता। यानी आप लोग समझ गए। ऐसा अगर कोई व्यक्ति पूछते कि श्वसन क्या होते हैं तो जवाब में क्या होगा कि जो मन जैसा भी प्रक्रिया हो लेकिन हमारे शरीर में एनर्जी उत्पादन होता हो, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ये बहुत ही हमारे शरीर के लिए अनिवार्य है। क्यों, क्योंकि जब तक एनर्जी उत्पादन होंगे नहीं तब तक हमारी कोशिका में बल आएगा नहीं। इस पॉइंट को आप लोग समझ गए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं श्वसन की परिभाषा क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि जिस प्रक्रिया द्वारा हमारे शरीर में, जैसे बताया हमारे बॉडी में ऊर्जा प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अब चलिए अब ये श्वसन के यूँ समझिए कि ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। तो चूंकि आपको बताया गया था कि भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ के मतलब हो गया आपका कौन कौन सा, तो भात, दाल, चावल, ऐसा भात और क्या हो जाएगा दाल और चावल, ETC बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे सब्जी होती है, ETC से क्या होती है तो भोज, उसी को हम लोग भोज्य पदार्थ कहते हैं। भोज्य पदार्थ को साइंस की दुनिया में इसको क्या बोली जाती है, ग्लूकोज बोली जाती है। समझ पा रहे हैं आप लोग। ग्लूकोज को हम लोग सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। अब देखिए इस ग्लूकोज को हम लोग कोच के ईंधन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यही शरीर में जलता है तो हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न होता है। तो किसके रूप में होता है, तो ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में होता है। अब देखिए अब ऊर्जा के रूप में हो जाता है, लेकिन क्या होता है ना कि वो भी हमारे शरीर में संचित रहता है। तो वो जो संचित रहने की जो प्रक्रिया होता है वो ATP के रूप में होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट होता है। याद रखिएगा, जब हमारे शरीर से ऊर्जा माने यूँ समझिए कि हम खर्च कर देते, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरा ऊर्जा खत्म हो रहा है तो वो बदल जाते ADP के रूप में। आप लोग हमेशा याद रखिएगा एडिनोसाइन, यहाँ पर डाइफॉस्फेट आ जाती है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब चलिए जो ATP के रूप में होता है उनको हम लोग साइंस की दुनिया में क्या क्या कही जाती है, तो उनको जो बोला जाता है, एक चीज बोला जाता है कि सार्वजनिक वाहक इसको कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे शरीर में एनर्जी देने का काम करता है। प्लस में इसको और भी क्या बोली जाती है, तो जैव ऊर्जा बोली जाती है। जैव ऊर्जा के मतलब ये जीवों के लिए क्या है, तो ऊर्जा के काम में करते हैं। यहाँ तक आपका पॉइंट समझ में आ गया।
अब चलिए, अब हम ये समझते हैं कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या चीज़ लेते हैं, याद रखिएगा हम लोग O2 लेते हैं। तो कभी कभी ये ऐसा भी कह देता है कि श्वसन एक प्रकार का ऑक्सीकरण भी अभिक्रिया होता है, ऑक्सीकरण। अब चलिए, ऑक्सीकरण के मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुटते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो अब देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये जो ग्लूकोज होता है तो इसी ग्लूकोज में क्या होते हैं, तो आपका O2 जाकर जुट जाते हैं। और जब जुटते हैं तो क्या होता है, तो इसको सेकेंडों नहीं लगता है, ये किस में बदल देते हैं, यस, आपके CO2 में बदल देते हैं और किसके रूप में बदल देते हैं, H2O, और ऊर्जा के रूप में बदल देते हैं। और याद रखिएगा, ग्लूकोज के विखंडन से जो हमको ऊर्जा मिलता है वो 38 ATP मिलता है। ये आपके बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज, हाँ, ये समीकरण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। प्लस में CO2, जैसे कि हम लोग सांस छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, इसकी पहचान करने के लिए बहुत सारे प्रयोगिक दिया है। जैसे कि आप क्या कीजिए, एक प्रखनली लीजिए, जैसा कि मैं लेने का कोशिश कर रहा हूँ प्रखनली, जैसा कि मैंने आपका ले लिया प्रखनली। अब देखिए, इस प्रखनली में क्या कीजिए, थोड़ा सा चूना डाल दीजिए, चूना डालकर फूकिए तो ये क्या होता है, धीरे धीरे उजला होते जाता है। तो इस तरह साबित होता है कि हम लोग जो छोड़ते हैं CO2 छोड़ते हैं, और जो लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं, तो O2 लेते हैं। यहाँ तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। चलिए मैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि अगला हमको क्या बताना है। अब चलिए, CO2 को मैंने हम लोग क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट भी बोला जाता है, जिससे कि हमारे शरीर से ये निकलता है। आपको यहाँ तक पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात ये करेंगे कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, तो जनरली आपका 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो देखिए, कुछ जीव जो होते हैं ऑक्सीजन लेकर जीते हैं, और कुछ जो जीव होते हैं बिना ऑक्सीजन को भी वो क्या कर लेते हैं, अपना जीवन यापन कर लेते हैं। जैसे जलेबी आप खाए होंगे, उसमें जो ईस्ट पाए जाते हैं वो बिना श्वसन के आराम से अपनी प्रक्रिया को यूं समझ के अपने कायम जिंदगी को कायम रख सकते हैं। तो चलिए इसको पॉइंट को देख लेते हैं। तो श्वसन कितने प्रकार के, 2, एक वायवीय श्वसन जिसको हम लोग ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, और एक जो होता है अवायवीय श्वसन जिसको हम लोग अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। यदि इन दोनों की परिभाषाओं की बात की जाए तो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ऑक्सी यानी वैसा श्वसन जिसमें O2 की क्या हो, कि उपस्थित हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यस, याद रखिएगा कि वायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, जिसमें O2 की अनुपस्थिति हो। इस पॉइंट को भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, अनुपस्थिति हो यानी जिसमें ऑक्सीजन ना हो, उसे हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब चलिए, ये सारी प्रक्रिया किस तरह होते हैं तो इस हम डायग्राम से समझते हैं, तो आपको वायवीय अवायवीय अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसमें का जो अंतर होता है वो बहुत ही आपकी इम्पोर्टेंट होती है, जो कि आपकी डिस्क्रिप्शन आपके जो इसमें का अंतर होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो आपको आई बटन में दे दिया गया है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे शरीर में वो क्या होते हैं, भोजन इन ब्लड में चले जाते हैं, ग्लूकोज चले जाते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप हर एक जीव में ओके ग्लूकोज से पाउडरेट बनने की प्रक्रिया याद रखिएगा कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। किस में होता है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। और ये जो होता है प्रक्रिया है वो होता है अवायवीय श्वसन का। ओके, याद रखिएगा कोशिका द्रव्य में कौन सा श्वसन होती है, तो अवायवीय श्वसन होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जब अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है तो कुछ एनर्जी मिल जाता है। वो जो एनर्जी मिलता है 2 ATP के रूप में मिलता है। इस पॉइंट को भी आप लोग गौर रखिएगा। उसके बाद से जो होते दूसरे के स्टेप में बन जाते पाउडरेट, और कुछ ATP के मतलब बता दें कि 2 गो ATP आपके निर्माण हो जाते हैं। अब बारी किसकी आती है, तो पाउडरेट की आती है। तो यहाँ से जो भी प्रक्रिया होता है वो जो होता है वो दूसरे में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपके वायवीय श्वसन कहते हैं। आपको यहाँ तक खूब अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर से अवायवीय श्वसन का मैं आपका रिपीट
रिपीट कर देता हूँ कि ये किस में संपन्न होता है, ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। ये हर एक जीवों में होती है फर्स्ट स्टेप, और सेकेंड स्टेप में ही एक्सचेंज किया जाता है। तो सेकेंड स्टेप जो होता है वायवीय श्वसन होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसी प्रक्रिया है ना पावरेट की, ओके, जो विखंडन होती है। O2 की अनुपस्थिति में भी कुछ क्या हो जाते हैं, विखंडन हो जाते हैं। वो जो करने वाले जीव जो होते हैं वो कौन सा होते हैं, ईस्ट होते हैं, जो कि जगकर आपको जलेबी में डालकर उनको कूड़ किया जाता है, यानी ज्यादा बढ़ाया जाता है। तो देखिएगा वो आपको थोड़ा सा दारुड़ियाई लगता है, यानी वो समझिए कि वो क्या बनाता है, इथेनॉल और CO2 को प्रोडक्शन करता है, और CO2 के चलते उसका जो यूँ समझिए कि जो आपका आयतन होता है, मतलब कि ऐसा जो भाड़ा हुआ होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। तो इसको हम प्यार से एक चीज़ और भी बोलते, किण्वन विधि भी बोला जाता है, किण्वन भी कहते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि किण्वन किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा जब ग्लूकोज या पाउरेट आप लोग बोल सकते हैं, जो भी बोलना हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और CO2 बनाता है, इसी को हम लोग कौन सा कहते हैं, तो किण्वन विधि कहा जाता है। तो चलिए ये तो आपको उस जीव में हो गया। पर अब देखिए क्या होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ये होता है O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन। ये सबसे पहले ये जानिए कि कहाँ संपन्न होता है। तो ये जो संपन्न होता है ये होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर संपन्न होता है, वो भी किसमें, तो O2 की उपस्थिति में, यानी प्योर कहा जा सकता है कि ये कौन सा श्वसन होते हैं, तो वायवीय श्वसन होते हैं। हाँ, अब चलिए इसमें क्या क्या चीजें बनते हैं। जब हम लोग पूरी की पूरी ऑक्सीजन लेते हैं तो इसमें जो चीज बनता है आपका CO2 बनता है, H2O बनता है, और क्या बनता है आपकी कुछ ऊर्जा बनता है। हाँ, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कितने ऊर्जा बनते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा 36 ATP के रूप में यहाँ पर निर्माण होता है। कहाँ से कहाँ तक प्रोसेस याद रखिएगा, पाउरेट से लेकर आपकी यूँ समझिए कि यहाँ तक बनने में, समझ रहे हैं कि यहाँ तक बनने में कितने ATP का निर्माण होता है, तो आपके तो 36 ATP का निर्माण होते हैं। अब देखिए अब क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से हम क्या करें, हद से ज़्यादा यूँ समझिए कि मेहनत किया जा रहा है, जिससे कि तबीयत भी खराब होते जा रही है, और समझिए कि दर्द भी शरीर में उत्पन्न हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है, आप देख ही पा रहे होंगे कि मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ। जब ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ तो ये काला वाला सब कुछ दर्द करने लगता है। तो ये क्यों करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में क्या नहीं मिल पाता है, आपको ऊर्जा नहीं मिल पाता है, जिससे कि ये क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो क्या करने लगते हैं, तो दर्द करने लगते हैं। तो इस दर्द को आप लोग समझकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं भी थोड़ी सी ग्रोथिंग में जाऊं। आगे चलिए, आगे मैं अपने अगली पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यानी वो समझिए कि 3 नंबर क्या होता है, O2 की कमी। ओके, समझ पा रहे हैं, O2 की कमी के मतलब कि ऑक्सीजन जब प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाता है, यानी ऐसा समझिए कि जब हम लोग दौड़ते हैं रनिंग के लिए, आर्मी और इसी के लिए, तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा बहुत ही बेजोर हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, इसलिए लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करें। अगर हम लोग हद से ज़्यादा दौड़ने लगते हैं तो शरीर में आपके क्या होने लगते हैं, पेन होने लगते हैं, जिसको बोलते हैं कि वो क्या करने लगा, तो शरीर दर्द करने लगा, तो होता है आपका लैक्टिक अम्ल की वजह से। अब देखिए, अब जहाँ दर्द होता है वहाँ पर आप दबवा दीजिएगा, तो मतलब समझ में रहे ना, तो वहाँ के कुछ लैक्टिक अम्ल वितरित हो जाएंगे, वितरित होने की वजह से आपकी कुछ दर्द क्या हो जाएंगे, तो कम हो जाएंगे। आप इस कंसेप्ट को वायवीय अवायवीय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके अंतर देखने के लिए देखिए वो प्लेलिस्ट ही डाल दिए हैं आपके कि यूँ समझिए साइंस डिफरेंट, यानी यूँ समझिए अंतर, उसमें A to Z बुकों की क्या किया गया, चुन का पूरा बोर्ड मॉडल ही डाल दिया। तो पौधों में श्वसन का मतलब सांस लेने की प्रक्रिया। देखिए मैं आपको एक बात सा बताऊंगा तो आपको कुछ अजीब सा लगेगा, ऐसा ना कि पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया में जिस तरह हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं
और CO2 छोड़ते हैं। ठीक उसी तरह ही पेड़ पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है। समझ पा रहे इस पॉइंट को? देखिए बहुत सारे व्यक्ति इस पे खपा होंगे, लेकिन आप लोग खपा ना हो, उसको मैं प्रमाणित कर कर मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। चलिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है कि इससे आपको प्रमाणित हो सके। जैसा कि आप लोग बड़ बुजुर्ग के मुंहों से हाथों से सुने होंगे, क्या चीज सुने होंगे कि नाइट के समय यानी रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो आखिर क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वो CO2 देता है। कि मतलब आप लोग यहाँ से कंसेप्ट समझिए, चूंकि आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है तो वो टाइम ओके वो क्या करता है, तो O2 देता है यस, और CO2 वो क्या करता है, लेता है। पर ये जो प्रक्रिया वाले जो होते हैं, याद रखिएगा, सिर्फ प्रकाश संश्लेषण में। ओके जिस तरह हम लोग खाना बनाते हैं तो गैस फैस का दोनों निकलता है, ठीक उसी तरह वो लोग भी खाना जब बनाते हैं तो O2 निकलता है, CO2 वो लोग लेते हैं। अब देखिए अब उस टाइम में आपका CO2 क्यों नहीं निकल पाता है, ये भी आपको कंसेप्ट बता पाते हैं आपको कि CO2 छोड़ता है, लेकिन दिन में उसी को खुद जरूरत होता है तो क्या करता है, बाहर नहीं निकलने देता है, बोलता है कि तू मेरे ही पास में रह जा क्योंकि तेरे का क्या है, जरूरत है। पर वही नाइट का जब प्रकाश नहीं मिलता है तो इसकी जरूरत होती नहीं है तो ये निकालता है, इसलिए पेड़ के नीचे आपको नहीं सोना चाहिए। आपको यहाँ तक एग्जाम्पल से पूरा का पूरा कंफर्म हो गए होंगे। चलिए मैं अपने पॉइंट की बात करते हैं। क्या करते हैं कि पेड़ पौधा में श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो किन किन माध्यम से होती है। जिस तरह हम लोग का श्वसन की प्रक्रिया है ओनली मुंह में से होता है ओके, लेकिन पेड़ पौधा के क्या होता है, यानी ऐसा एक माना जाए तो पेड़ पौधों को पूरे शरीर के द्वारा क्या किया जाता है, श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होता है। लेकिन जो सबसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो सबसे आगे आते हैं, वो आते हैं आपका पतिया, 2 नंबर में आते हैं जड़, और 3 नंबर में आते हैं कौन सा, आपके ताना आते हैं। तो मैं आपको तीनों के रूप में बताऊंगा, जड़ के भी बारे में बताऊंगा, ताना के भी बारे में बताऊंगा, और पतिया के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए क्या लिखे इसको अभी हम देख लेते हैं। क्या लिखे हैं, तो श्वसन की क्रिया में O2 का ग्रहण होता है और CO2 का क्या होता है, यूँ समझिए कि CO2 का आपका निष्कासन होता है। यहाँ तक आपने पॉइंट को समझ लिया। अब चलिए अब हम लोग ये समझते हैं आपका कि जैसे कि ये आपका पेड़ हो गया, पेड़ के ऊपर देखिएगा कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर जल जमाव ज्यादा हो जाता है और जल जमाव से पेड़ बेचारे क्या हो जाते हैं तो सूख जाते हैं। सूखने का कारण क्या होता है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि ये जितने भी आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग जड़ या इन सबों को क्या बोलते हैं, मूल रोम बोलते हैं। और इस मूल रोम में याद रखिएगा मिट्टी के कण क्या होते हुए फंसे हुए होते हैं, और इसी के बीच में याद रखिएगा वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन भी होते हैं। वह जो ऑक्सीजन होते हैं वो प्राशन के माध्यम से क्या होते हैं, तो आगे वो बढ़े जाते हैं, यानी जड़ में पहुंच जाते हैं, और जड़ में पहुंचकर इनकी प्रक्रियाओं को क्या कराते हैं, संपन्न कराते हैं। एक तो ये हो गया। अब चलिए अब क्या है कि दूसरे में क्या होता है, तो ये तना होता है। अब तना में देखिए ना फाटा फाटा सा रहता है, जो पुराना वृक्ष हो जाते हैं तो यूँ समझिए कि उनमें का फाटा फाटा सा रहता है, उसको हम लोग वात रंध्र बोलते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं उसको, वात रंध्र के नाम से भी जाना जाता है उसको। ओके आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वात रंध्र बोलते हैं। और वो वात रंध्र के भी माध्यम से यूँ समझिए कि क्या आता है, यूँ समझिए कि O2 अंदर जाता है और CO2 बाहर आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका कौन होता है, पतिया होता है, जिसको हम लोग पेड़ पौधा का रसोईया घर भी बोलते हैं। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं होती है, या यहाँ पर श्वसन की क्रियाएं प्रचुर मात्रा में आपको संपन्न होती है। जैसे कि मैं आपको एक धान का खेती वाला बता रहा हूँ, देखिएगा पूरे का पूरे डूब जाते हैं, लेकिन तनियों से कितनों भी दिखाई दे तो वो क्या हो जाते हैं, बाल और सब कुछ पकड़ लेते हैं। तो इसका कारण क्या है कि वो सारे के सारे भाग दौड़ तो नहीं हो रहा है, लेकिन तनी से अगर वो डूब जाए तो समझिए कि वो धीरे 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 सरते सरते वो क्या हो जाते हैं, तो पूरे के पूरे सर जाते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि पेड़ पौधों के लिए भी ऑक्सीजन की क्या होती है, बहुत ही अनिवार्य होती है। यहाँ तक आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम ये
बात करते हैं कि ये जड़ जमाव से क्या होता है, ये पेड़ पौधे सूख जाते हैं। सूखने का कारण क्या होता है, यही होता है क्योंकि मूल रोम से क्या होता है, तो ऑक्सीजन की मात्राएं हटे जाती है। यानी यही सारी चीजें क्या होती है, इसी प्रक्रिया के द्वारा पौधों में क्या होती है, तो श्वसन संपन्न होती है। अब हम लोग जो समझने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वो समझने वाले जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है। तो चलिए हम इस भी पॉइंट को देख लेते हैं। तब देखा हमने देख लिए। अब जो बात करेंगे जंतुओं में, जंतु का मतलब जो जीव खुद से भोजन न बनाता वो दूसरे पर निर्भर, ऐसा नहीं कि दाल भात चावल वो खुद से बनाता है, ये कंसेप्ट मत समझिएगा। ये समझिएगा कि वो खुद से जैसे खा रहा होगा चुपचाप भोजन नहीं बना सके, ओके, पेड़ पौधा भोजन बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी को समझते हैं कि इसमें श्वसन की प्रक्रिया यानी गैसों की प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। यानी वही हेडिंग है, जंतुओं में गैसों का आदान और प्रदान कैसे होते हैं। तो चलिए अब देखिए ना, जो जीव होते हैं ना वो क्या होते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। जैसे अमीबा को ले लीजिए, यूग्लिना को ले लीजिए, क्लेडेमाइडोमोनास को ले लीजिए, बहुत छोटे छोटे जीव माने होते जीव है, उसमें गैसों के आदान प्रदान किस तरह होती है। जैसे कि हम अमीबा ही ले लीजिए, इसकी तो आकृति गदावा का तो कुछ होती नहीं है, ओके। ये समझिए कि यहाँ से और यहाँ से ये होता है, ऐसा ऐसा इसकी रचनाएं होती है। ये क्या करती है, कौनों भाग से O2 लेता है और कौनों भाग से CO2 क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो ये तो हती चुकी जीव है, तो हती चुकी जीव के लिए उतनी जरूरत होती नहीं है कि कोई खास अंग भगवान इसको दे। तो इसीलिए जितने भी छोटे छोटे जीव आते जिसको हम लोग बोलते हैं एकोष्कीय जीव, वो किनके माध्यम से प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, वो तो हो जाती है विसरण। यानी अब विसरण क्या होते हैं तो थोड़ा सा बता देते हैं। उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर जाने की प्रक्रिया को ही हम लोग विसरण करते हैं। जैसा कि ऑक्सीजन बाहर जाता है और इनके अंदर कम है तो इधर से इधर क्या हो जाएंगे, तो प्रवेश कर जाएंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहेंगे। यानी विसरण के मतलब घिस 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 जाएगा। यानी इस प्रकार जैसे मनुष्य का नली होता है ना, ऐसा तो ये इस प्रकार इसमें नली होता नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया अच्छी तरह से एकोष्कीय जीव में कि विसरण के माध्यम से होता है। अब चलिए, अब हम लोग तो एडवांस जीव है, एडवांस का मतलब बहुकोशिकीय जीव है। क्या हम लोगों में क्या विसरण के द्वारा होगा, तो ऐसा एक वैज्ञानिक अनुमान लगाया था कि अगर यदि ऑक्सीजन यूँ समझिए कि मस्तिष्क से लेकर पैर तक चलने का प्रक्रिया चालू करें तो लगभग आपका 150-200 बरस लग ही जाएगा, जिसमें कि 2 जिंदगी 3 जिंदगी आराम से हो जाएगा। तो ये सब होता नहीं है। अब चलिए अब हम देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में क्या होती है, तो कोई ना कोई आपके क्या पाए जाते हैं, खास अंग पाए जाते हैं। तो आखिर वो कौन से ऐसे हैं जो कि खास अंग पाए जाते हैं, क्योंकि एक तो मनुष्य ही नहीं है, मनुष्य के अलावा बहुत सारे जीव है, जैसे कि मछरा मछली, ककड़ा पकड़ा जैसे मनुष्य ऐसा है ना। तो चलिए हम इस पॉइंट को देखते हैं। तो देखिए इस दृष्टि से साइंस की दुनिया में जंतुओं में समानतः आपके 3 प्रकार के क्या बांटे गए हैं, श्वसन अंग। मानिए समझिए कि श्वसन अंग बांटे गए हैं। एक जो श्वसन अंग होता है आपका, जिसका नाम होता है क्या जी, श्वास नली। आखिर ये श्वास नली होता है क्या है, तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि श्वास नली होते क्या है। उसके बाद गिल्स, गिल्स का मतलब समझती हैं कि अच्छा से पढ़िए ना तो मार के गलफड़वे निकाल लेंगे, ऐसा बोला जाता है ना। तो गलफड़ यानी जो मछली का होता है गलफड़, उसी को क्या बोली जाती है, तो गिल्स बोली जाती है। और एक होता है फेफड़ा, जो कि फेफड़ा हम लोग के क्या होता है, तो बॉडी में यूँ समझिए कि हम लोग के शरीर में होता है, जो कि यहाँ पर होता है। जैसा कि मैं बोल पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा तो मेरा फेफड़ा पर ही पड़ेगा। मैं खत्म होऊंगा तो ज़्यादातर आपके फेफड़े के रोग से खत्म होने वाला हूँ। समझ रहे हैं ना आप लोगों पॉइंटेड को। तो अब हम बारी बारी से सबसे पहले श्वसन अंग के बारे में पढ़ेंगे, श्वास नली के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद गिल्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फेफड़े के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पाठ का नंबर 16 हो जाएगा। तो चलिए हम बारी बारी से क्या करते हैं, पहले श्वसन अंग के बारे में पढ़ लेते हैं, श्वसन नली के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम गिल्स के पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग अपने फेफड़े नली है। श्वास नली के मतलब क्या होता है, आपका ट्रेकिया होता है। अब चलिए अब हम समझते हैं कि ये चीजें किस जीवों में पाई जाती है। तो एक भाषा में आप समझ लीजिए, जावना की चटनी बनाने पर यूँ समझिए कि जावना जीव को मुआने के बाद से रेड ब्लड ना निकले, उस जीवों में
ये क्या पाए जाते हैं, तो श्वास नली पाए जाते हैं। जैसे चींटी के मुँह आइए आपका क्या रेड ब्लड निकलेंगे नहीं, लेकिन यस मच्छर को मुँह आइए तो देखिएगा रेड, यानी वो कब निकलेंगे जब आपके में से खून चूसे हुए होते तब, और जब नया नया बैठे तब मार दीजिए ना, देखिएगा वो क्या हो जाएंगे, तो आपके रेड ब्लड निकलेंगे नहीं। यानी समझ पा रहे हैं आप लोग, यानी जिसमें आपका क्या पाया जाए, सिर्फ WBC यानी श्वेत रक्त पाए जाते हैं, उनमें ही आपके श्वास नली यानी वो समझिए कि पाए जाते हैं, जिससे कि वो श्वास नली के माध्यम से अपना सारे काम करते हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे दूं, कोई भी चींटी का दिखेगा, उसका क्या होता है, कुछ भाग कट जाता है तभी भी टंडरा कर ऐसे क्या करती है तो चलती है, मतलब समझ में आ रहा है ना आपको। यानी उसकी जो भागे होती है वहां से भी श्वसन क्रिया संपन्न होकर जब तक ले वो क्या होता है, तो एनर्जी वो प्रोडक्ट होता है तब तक उसका शरीर चलता, लगता है कि अब मेरा डाउन होने वाला है, ओके चलता है। अब फिर क्या हो जाता है, तो धीरे से घुलट जाती है। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि कैसे आपके श्वसन की क्रियाएं संपन्न होता है। तो अब देखिए ये क्या है, तो आपकी कोई कीट है, कीट के मतलब आपकी चींटी है, और चींटी के माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ये दिखाई देगा कि ये ऐसा दिखाई देता है ना, जैसे कि रीढ़ की हड्डी मान लीजिए, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है, मान लीजिए ऐसा, जैसे समझने के लिए। अब देखिए अब ये क्या होता है कि यहाँ से एक आपकी नली निकले रहती है, जो कि किसके लिए होती है, सांस के लिए होती है, जिसको श्वास बोलते हैं, एक प्रकार की नली होती है, इसीलिए इसका नाम क्या आ जाता है, तो आपका श्वास नली आ जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, यानी इसका एक सिरा जो होता है इस उत्तक से कनेक्ट रहता है, यानी संयोग रहता है, समझिए प्यार से, ओके। और जो एक सिरा जो होता है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सिरा होता है वो यो समझिए वातावरण में ये खुला हुआ होता है। अब क्या होता है, अब श्वसन क्रिया कैसे संपन्न होता है, डायरेक्ट O2 जो होते हैं इसी में आते हैं और यहाँ पर ग्लूकोज में मिलते हैं, और मिलकर यहाँ पर अपना प्रक्रियाएं करके ग्लूकोज को तोड़कर CO2 जो होता है इसी के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं, और इसमें जो एनर्जी मिल जाती है, तो चींटी क्या होती है, तो अपने से भी 1000 गुना ज़्यादा बोझों को लेकर जाने में क्या होती है, तो सक्षम होती है। आपको यहाँ तक पॉइंटेड आपको समझ में आ गया कि यूँ समझिए कि चींटी में, यानी यूँ समझिए कि जिसमें RBC न पाया जाए उसकी श्वसन की प्रक्रिया किस तरह होती है। ये जितनी भी नली आपको लाखों करोड़ों दिखाई दे रहा है, सेम टू वैसा ही क्या होता है, उनका भी प्रोसेस होता है। आपने समझ गए, यहाँ तक कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। बस इसमें ये शर्त याद रखिएगा कि जो जीव में आपके WBC पाए जाते हैं उन्हीं में ऐसी व्यवस्थाएं आपकी पाई जाती है। आपने पूरा का पूरा आपने समझ गए श्वास नली के बारे में। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। क्यों 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 होते हैं ऐसा श्वास नली के माध्यम से, तो एक चीज दिया है बुक में कि हीमोग्लोबिन इसमें कोई प्रकार के नहीं पाए जाते। और आपको मैं हीमोग्लोबिन के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को बांधने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होता है, जो कि आपके 4 O2 की ऑक्सीजन को एक हीमोग्लोबिन 4 को बांधकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या होते सक्षम होते हैं, जो कि यही चीज़ आपके WBC में होता नहीं है। आपने पूरे तरह से समझ गए। चलिए इस क्लास को मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ। अब जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे अगला जो पॉइंट है आपका गिल्स और इसके बारे में आपके यस फेफड़े के बारे में। थैंक यू। आशा होगा कि आप लोग अच्छे होंगे, तो इस वीडियोज़ को पूरा वॉच कीजिए। मैं इस वीडियोज़ में आपको क्लास 10 के जीव विज्ञान ये पार्ट 2 है, और जो पार्ट है वो आपका कौन सा है, श्वसन है, जिसमें हम लोग तो जो टॉपिक पढ़ेंगे जैसे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यानी मछली में श्वसन, यानी मछली किस प्रकार पानी में सांस लेती है, काहे ना मनुष्य ले सके। अगर मनुष्य लेता तो समझिए कि पानी ही हमारी क्या होती, तो दुनिया होती है। तो समझिए कि पानी किनके लिए है, तो मछली के लिए। आखिर इसमें कौन सा अंग पाए जाते हैं जो कि ये पानी में भी सांस लेती है। तो चलिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। क्या चीज़, जितने भी आप गैस वातावरण में देखते हैं, जैसे कि आप लोग खुली हवा में देखते हैं, ठीक उतना ही गैस आपकी क्या होती है, पानी में ही होता है। बस ये अंतर होती, मात्रा में कमी हो जाती है। यानी खुले वातावरण में जो मात्रा में होंगे वो ज़्यादा होंगे, और जो पानी में होते वो कम होते। उसी से क्या करती है, पानी से ही ये जो मछली होती है
उससे वो क्या निकालती है, गैस निकालती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसे मछली के पेट में कभी फाड़िएगा ना ऐसा, तो देखिएगा ऐसा गुबंद के जैसा उसके अंदर 2 गो 3 गो ऐसा कुछ होता है, जिसमें कि हवा इमरजेंसी सेवा के लिए भरी जाती है। तभी देखिएगा मछली को कुछ देर क्या किया जाता है, बाहर निकाल कर भी रखा जाता है, तो ये क्या कर लेती है, इस इमरजेंसी हवा का वो यूज कर कर कुछ घंटों तक जी सकती है। अगर नहीं होता है तो समझिए कि वो जीने की पॉसिबिलिटी उसमें होती नहीं है। आपको यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। अब चलिए हम ये समझते हैं कि मछली में कौन ऐसा श्वसन अंग पाए जाते हैं जो कि पानी से आपके ऑक्सीजन को काढ़ने का कार्य करते हैं। तो यूं समझिए कि इसमें जो पाए जाते हैं वो गल्फर होते हैं। गल्फर के मतलब क्या होते हैं, जिसको हम आम भाषा में गिल्स बोलते हैं। यानी आपको समझ में आ गया कि जो प्रमुख जो पाए जाते हैं गिल्स या क्या होते हैं, गल्फर होते हैं। अब चलिए अब ये समझिए कि गिल्स क्या होते हैं, वो कैसा होते हैं। तो देखिएगा ना ऐसा श्रृंखला के जैसा क्या होते हैं, पट्टी की तरह होता है, ऐसा समझ गए ना। और कभी कभी वो कहता है कि गिल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मस्तिष्क हुआ, मस्तिष्क यानी ऐसा भी बोल सकते हैं आँख के जस्ट पीछे क्या पाए जाते हैं, तो आपके गिल्स पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, तो ये एक विशेष प्रकार के अंग होते हैं जो जल में घुलित ऑक्सीजन को काढ़ने का निकालने का ये क्या करते हैं, तो कार्य करते। वही बात मैं भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप लोग उतारना होगा तो उतार सकते हैं कि गिल्स एक प्रकार का विशेष प्रकार का अंग है जो कि जल में घुलित O2 को क्या करती है, वो ग्रहण करती है और वो अपना कार्य करती है। अब वो किस प्रकार करती है, इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो देखने से पहले हम लोग कुछ और भी परिभाषाओं जान लेते हैं। क्या है आपका परिभाषा है, तो देखिए यहाँ से ये है कि इसमें जो होते हैं ना एक प्रकार का गिल कोष्ठ भी पाया जाता है। मतलब कि उसमें क्या होते हैं, तो वो पानी जाकर भरते हैं और भर कर क्या होते हैं, तो वहाँ से ऑक्सीजन टानने का कार्य किया जाता है। तो एक चपटी यानी देखिएगा ना चपटा ऐसा पाया जाता है ना, चपटा खानी होके, तो इनको याद रखिएगा। हम लोग बोलते हैं यानी गिल्स में जो चपटी की तरह पाई जाती है उनको याद रखिएगा, हम लोग गिल कोष्ठ कहेंगे। क्या कहते हैं, गिल कोष्ठ कहेंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट था कि कौन सा पाया जाता है और गिल्स किसे कहते हैं, और ये मैं जानकारी के लिए आपको क्या कर दिया तो बता दिया। एक पॉइंट और होते हैं कि गिल ये जो होते हैं आपके, जो आपको गिल्स है वो किन किन जंतु में पाए जाते हैं, तो अधिकांश तो आपके जलीय जीव में पाए जाते हैं। ओके, लेकिन कुछ कशेरुकी होते हैं, कुछ अकशेरुकी होते हैं। जैसे कशेरुकी अकशेरुकी का मतलब समझते हैं, यानी जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है, जिस जीव को उसको हम लोग कशेरुकी बोलते हैं, और जिस जीव की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं, अकशेरुकी बोलते हैं। ज़्यादातर ये जो पाई जाती है जलीय जीव में रीढ़ की हड्डी वाले ही जंतुओं में पाई जाती है। पर एगो दूगो अपवाद है, उनको आप लोग लिख लीजिएगा कि जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं भी होता तो उनमें भी क्या पाया जाता है, तो गिल्स पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा झींगा आप लोग खाए होंगे लोग। ओके, तो झींगा एक होता है, और 2 नंबर याद रखिएगा लोग। ओके, इसमें दिया है सीप होता है। सीप का मतलब समझ ही रहे, जो कि आपके क्या होता है बाहर से रहते, जो बालू वालों में भी मिलते इटीसी और भी होते हैं। यहाँ तक आपने पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि ये मछली कैसे O2 को अपने अंदर में ग्रहण करती है। तो चलिए इस पॉइंट को मैं क्लीन करता हूँ और इसके कार्य विधि को मैं समझाने का आपका कोशिश करता हूँ। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये क्या करती है, मुंह के द्वारा समझिए कि ये पानी इसमें लेती है। समझ गए। अब देखिए, अब पानी में क्या खास बात है, तो पानी में ही कुछ क्या होते हैं, उनके लिए पोषण तत्व भी होते हैं। जिस तरह हम लोग पानी पीते हैं तो नाइट्रोजन का सब होता है ना, जैसे लोहा आर्गन, ठीक उसी तरह मछली में भी होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे ऐसा फिल्टर है ना कि इस पानी में 2 प्रकार की चीज हो गया, एगो O2 हो गया जो कि श्वसन के काम आएगा, समझ गए। और एक जो होता है आपका क्या होता है, पोषण होता है। पोषण के मतलब क्या हो गया, भोजन होता है। समझ गए बातों को। अब जिस तरह हम लोग के अंदर 2 नली पाई जाती है,
है, एक ग्रास नली होती है, कंठ द्वार का नली होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी आपका पाया जाता है, यानी समझिए कि यहाँ से जो एक निकलता है आपका ग्रास नली वाला निकलता है, और एक जो निकलता है आपके कौन सा निकलता है, श्वास नली वाला निकलता है। अब चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो भोजन होते हैं वो क्या होते हैं ना, कि पानी जब लिया जाता है, जब मछली पानी को अपने मुंह में भरती है तो ये गिल्स क्या काम करते हैं कि इसमें जितने भी आपके ऑक्सीजन है उनको माने यहाँ पर क्या कर ग्रहण कर और फिर O2 को एक की ओर से मछली लेती है, गौर कीजिएगा, तो दूसरी की ओर से ये निकालती है, यानी ये लेकर उस पानी को क्या करती है, इधर से निकाल देती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन अंदर कैसा कार्य होता है तो गौर कीजिए, यानी यूँ समझिए कि जो भोजन होते हैं वो ग्रास नली के माध्यम से उनको पेट उट में चला जाता है, जो कि वो उनके लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है, और ये चीज़ें उनके लिए को गुबंद पाए जाते हैं, इसमें चले जाते हैं, और समय समय पर यहाँ पर निकल कर क्या होते हैं तो कार्य होते हैं। यहाँ तक आपने मछली के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ गए कि इसमें भी ग्रस नहीं, फंस नहीं, सब कुछ पाया जाता है। यानी मेन रूप से ये था कि इसमें पोषण और O2 भी होते हैं, और ये गिल्स क्या करती है तो यही काम करती है कि जल में घुलित हुई ऑक्सीजन को ये निकालने का कार्य करती है। यहाँ तक आपने जो गिल्स के बारे में जितनी भी जानकारियाँ थी मैं आपको क्या कर दिए तो बता। सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, वो हमारा टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र। जैसा कि आपको इमेज भी दिखाई दे रहा होगा कि मानव श्वसन तंत्र का ही है। इसमें हम लोग प्रमुख टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए मैं उसको दोहरा देता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है श्वसन क्या है समझे, और दूसरे के में हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख अंग। वैसे तो शरीर में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन श्वसन में कौन कौन से अंग आपके भाग लेते हैं, प्लस में इनकी आपकी रचना बताएंगे, और इसके इस सारे अंगों का आपका कार्य बताएंगे, यानी कौन सा अंग कौन कौन से कार्य करने में सक्षम होता है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए ही हम इस टॉपिक को जानने का कोशिश करते हैं। जरा आप गौर कीजिए, जैसे सांस लेते समझ पा रहे हैं, यानी सीना जो है हमारा ओके वो क्या हो रहा है तो डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, मैंने फैल रहा है, सिकुड़ रह जा रहा है। आप सोचिए यहाँ पर कि कोई भी चीज़ों को अन्य चीज़ों को निकाला जाए, प्रवेश कराया जाए, तो एक दिन ऐसे समय आएगा कि हम 5 दिन करें तो ये भी घस कर ख़त्म हो जाएगा। पर यहाँ पर ये सोचने वाली पॉइंट ये होती है ना कि ये वाला आपका देखिएगा फैलता सिकुड़ता पर ख़त्म नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा ही जबरदस्त आप लोग इंटरेस्टिंग प्रश्नों को मैं जवाब देने वाला हूँ। तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और मज़ेदार यूँ समझिए कि मज़े से आप लोग पढ़िए। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक लेते हैं, श्वसन क्या है। ओके, तो श्वसन क्या है तो बस एक वर्ड में समझिए कि हमारे शरीर में जिन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है वही आपकी क्या कहला जाते हैं तो श्वसन कहला जाते हैं। ये एक पॉइंट समझ गए। अब चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि श्वसन के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं जो कि भाग लेते हैं मनुष्य में। गौर कीजिएगा, तो हम ऐसा बोल सकते देखिएगा, इसी इमेज में आप लोग क्लियर कीजिएगा। सबसे पहला ये आपका कौन होता है तो हम लोग ज़्यादातर जो प्रक्रिया होती है नाक से होती है, यानी सबसे पहला हम लोग बोल सकते हैं कौन सा अंग है हमारा नाक, जिसको हम लोग नासिका छिद्र बोलते हैं। तो ऐसा मैं लिख देता हूँ आपका नासिका छिद्र, समझ गए आप लोग। अब चलिए दूसरा का क्या चीज़ है तो गौर कीजिए, यहाँ से ये सांस आता है, यहाँ पर जैसे कि आप लोग दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्वर यंत्र बोलते हैं। यस, क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र। इनको क्या की जाती है, बोली जाती है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रेलिंग्स ऐसा हम लोग यूज करते हैं। यहाँ तक आपको 2 चीज़ें समझ में आ गया। पहला कौन सा, नासिका छिद्र। 2 नंबर कौन सा प्रमुख अंग है आपका, रेलिंग्स, जिसको स्वर यंत्र बोला जाता है। अब चलिए, अब आपको ऐसा कुछ आकृति की तरह दिखाई दे रहा है, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा,
यह एक प्रकार की इसी के माध्यम से आपकी क्या करती है तो इसमें जाता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं श्वास नली। समझते रहिए कि श्वास नली किसे कहते हैं। तो हम लोग इसी परिभाषा यदि बोलना चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं कि वैसा नली जिसमें सांस जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वास नली। ये सब के बारे में मैं एक एक कर आप लोग को डीप जानकारी देने वाला है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, और समझिए कि 4 नंबर में कौन भाग लेता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ये होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके फेफड़ा कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो मानव श्वसन तंत्र भी इसको कहते हैं। ये पॉइंट भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। समझ गए। अगर कोई पूछेगा मानव श्वसन तंत्र किसे कहते हैं तो क्या जवाब दीजिएगा, नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली और फेफड़े के सम्मिलित रूप को हम लोग मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। और इनकी कितनी प्रमुख भागे होती है मानव श्वसन तंत्र का, तो कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी होती है कि नासिका छिद्र होता है, 2 नंबर स्वर यंत्र होता है, 3 नंबर आपका श्वास नली होता है, 4 नंबर आपके क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। अब चलिए हम एक एक लेकर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नासिका छिद्र के बारे में समझेंगे, उसके बाद से हम लोग स्वर यंत्र के बारे में समझेंगे लोग, उसके बाद से हम लोग समझेंगे लोग श्वास नली के बारे में, उसके बाद से हम लोग क्या समझने वाले हैं लोग, फेफड़े के बारे में समझने वाले। तो चलिए इस पॉइंट को भी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला क्या है टॉपिक हमारा, यस, नासिका छिद्र। यहाँ पर मैं लिखने का कोशिश करता हूँ और आपको विस्तार रूप से समझाने का पूरा मैं क्या करता हूँ, प्रयास करता हूँ। नासिका छिद्र। अब देखिए पढ़ने से पहले मेरे अंदर 1-2 प्रश्न उठ गए नासिका से। क्या उठ गए जरा गौर कीजिएगा। इसको मैं हटाता हूँ और हटाकर आपको यहाँ से पूरे के पूरे टॉपिक बाई टॉपिक और सब कुछ मैं लिखता चलूँगा। देखिए एक चीज़ मुझे उठ गया ऐसा कि जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, गौर कीजिएगा इस पॉइंटेड को, लेकिन देखिएगा कुछ सुगंध भी आता है। तो हम लोग देखिए मुंह से तो क्या ऐसा करके का सुगंध को पता कर पाते हैं तो नहीं। जब तक ले आपका नाक से नहीं सूंघिएगा तब तक ले सुगंध आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा क्यों, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा का हम लोग गौर करते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए कुत्ता शेर बिलार हो गया और चींटी हो गई। यहाँ पर कोई चीज़ें गिर जाता है तो देखिए कहाँ कोसों दूर तक रहती है तो आ जाती है, लेकिन हम लोगों में उतना क्षमता ही नहीं होती। आखिर तो इसमें क्या चीज़ें होती है। चलिए इसी सारे पॉइंटेड को हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। अगर हम लोग देखें नाक के बारे में तो नाक में कितने छिद्र होते हैं, एगो ये यानी हो गए आपके 2 हो गए, समझ गए। और एक यहाँ से क्या होता है, वेश्म होता है। वेश्म का मतलब समझ रहे, एक पट्टी सा होता है जो कि इस छिद्र को और इस छिद्र को बांटने का कार्य करता है। ये तो नॉर्मली है, आप लोग तो समझते हैं। प्लस में ये भी आप जानते हैं कि नाक में आपके क्या होते हैं, बाल होते हैं। ये बाल आपके क्यों होते हैं, ओके समझिए, ये बाल क्यों होते हैं, क्योंकि जितने भी धूल कण अगर हवा के साथ आते हैं तो इनको रोकने का ये कार्य करता है। लेकिन इसके यहाँ पर देखिए ना एक पट्टी सा दिया होगा, पट्टी के बाद से हम लोग अंदर चलेंगे। अब अंदर क्या होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि समझिए कि हम लोग इसमें आ गए, तो इसको हम लोग याद रखिएगा नासिका वेश्म बोलते हैं। क्या बोला जाता है, नासिका वेश्म इसका नाम होता है। अब गौर कीजिएगा, अब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा ओके, कि यहाँ पर एक चीज़ पाया जाता है जो ऊपर होता है ना, एक चीज़ पाया जाता है ऐसा ब्रश की तरह होता है, ठीक है ना। इसको जानते हैं क्या बोला जाता है, यस, इसको बोला जाता है घ्राण क्षेत्र। याद रखिएगा हमेशा, कौन सा क्षेत्र बोले जाते हैं, घ्राण क्षेत्र। और जो नीचे होते हैं ना वो एक चीज़ होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं श्वसन तंत्र। यानी नाक के बारे में 2 चीज़ें आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि घ्राण क्षेत्र क्या होते हैं, श्वसन क्षेत्र क्या होते हैं। यहाँ से प्रश्न को पूछते हैं। यानी नासिका क्षेत्र में हम लोग कितने पॉइंटेड पर गौर करेंगे लोग, तो 2 पॉइंटेड पर गौर करेंगे लोग। एक कौन सा आपका होगा, घ्राण क्षेत्र हो जाएगा, और एक जो हो जाएगा आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, श्वसन क्षेत्र। ये दोनों क्या क्या कार्य करते, चलिए इसको हम लोग क्या करते, विस्तार रूप से समझने का कोशिश करते हैं। अब देखिए घ्राण क्षेत्र में ऐसा होता है ना कि इसमें आपका सूंघने की क्षमता होता है,
समझ गए। हाँ, यही जो ऊपर होता है ये आपका कोई भी जैसे फूल हो गया उसको सूंघते हैं, जैसे कि आप लोग वीडियो क्लिप में देखे तो ग्रान क्षेत्र से क्या करता है तो वो मैच करता है और मैच करके आपके मस्तिष्क में वो संकेत देता है। समझ पा रहे हैं। अब चलिए, ये जो आपका श्वसन क्षेत्र होता है यानी ये जो नीचे होता है यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ पाए जाते हैं, याद रखिएगा। चिपचिपा को हम लोग बोलते हैं म्यूकस। ओके, क्या बोली जाती है? म्यूकस बोली जाती है। अब ये चिपचिपा कैसा होता है, जैसा नाक का नेटा छिटते हैं लोग, ऐसा ही आपके क्या होता है तो वो होता है, गौर कीजिएगा। अब चलिए, म्यूकस क्या कार्य करता है तो जितने भी हम लोग क्या करते हैं बाल जितना छानने का होता है वो छान लेता है नाक का, लेकिन उसके बाद से देखिएगा बहुत सारे कभी कभी गार्ड जैसे दौड़ी औड़ी का होता है, तब देखिएगा क्या करता है, गौर कीजिएगा। यहाँ पर आकर आपका क्या होता है तो बैठ जाता है वो म्यूकस, इस तरह करते हैं लोगों के, तो यहाँ से कटता है। समझिए कि यहाँ से कटता है, मैंने ये वाला है ना, यहाँ से हवा देते हैं तो ये वाला नीचे आता है, जैसे सिरकते हैं तो, और ये कट कर हम लोग क्या कहते हैं मुंह के द्वारा भीग देते हैं, तो यहाँ पर रहता है। अगर इसके अंदर गया तो आपको फेफड़ा का नुकसान करेगा, जब फेफड़ा को नुकसान करेगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकेंगे। यानी महत्वपूर्ण कार्य को समझ गए कि म्यूकस क्या करता है तो बहुत सारे कीटे मकोड़े उसमें सट जाते हैं जो कि वो बाहर जाने नहीं देते। देखिए भगवान हम लोगों कितना क्या किया है, सिक्योर बनाए हैं। ये तो समझ गए। अब घ्राण क्षेत्र क्या होता है ना, जैसा कि मैं अभी आपको प्रश्न लिया, खुदा सियार बिलार ये सब लोग जल्दी सूंघ लेता है लोग और पता लगा लेता है, लेकिन आदमी नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा मनुष्य में जो घ्राण क्षेत्र होता है वो कम पाया जाता है, और कम पाने की ही वजह से वो क्या करता है सूंघने में उतनी उसकी क्षमताएं नहीं होती है। लेकिन जो होता है आपका कुत्ते बिलार सिलार में हो गए उनके उस घ्राण क्षेत्र अधिक होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा सूंघ सकते हैं। यहाँ तक आपने पूरे को पूरे समझ गए। ओके, अब देखिए एक चीज आपको बता देते हैं कि जैसे कि लोग क्या कहते हैं नाक पे एक फाइट मार देते हैं तो देखिएगा फलल फलल खून गिरने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका होने का ये कारण है ना कि यहाँ पर सब केसिकाएं बिछी हुई होती है। केसिकाएं के मतलब कि केस की तरह जाल बिछी हुई होती है, और थोड़ी सी भी चोट आने पर यहाँ से क्या होता है ब्लड निकलने लगता है, जिसकी वजह से ये नाक में क्या होते लगता है तो ब्लड निकलने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि विनाश उसका फुट गया। यानी नाक के बारे में आपका जितनी भी जानकारी था मैंने आपको डील कर दिया। अब चलिए, अब हम लोग 2 नंबर क्या समझने वाले हैं। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं कि सूंघने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं तो घ्राण क्षेत्र कहते हैं, और जो आपके धूलकण कीटे मकोड़े को क्या करते हैं जर्व करके रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं तो म्यूकस श्वसन क्षेत्र कहते हैं। यहाँ तक कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो क्या है तो हमें रचना के बारे में सब बात कर रहे हैं। 2 नंबर है आपका स्वर यंत्र। स्वर यंत्र क्या होते हैं? जैसा कि मैं बोल पा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, तो हम कैसे बोल पा रहा हूँ, देखिएगा पुपई उपई होता है, फूकते हैं तो हवा जाता है, जब तक ले उसमें क्या होता है उसी मैंने हवा का इधर उधर ना हो, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर जो होता है कंपन सा होता है, और कंपन से ही क्या होती है तो आवाज निकलती है, तो ये नॉर्मल है। ओके, अब चलिए हम जो प्रमुख रूप से समझेंगे इस पॉइंटेड को समझेंगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको बता दिए कि इसको श्वास नली बोला जाता है। अब श्वास नली में बहुत सारे पॉइंटेड है जो कि हम लोग को समझने योग्य है, तो चलिए हम इस पॉइंटेड को भी समझ लेते। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ है आपका, हाँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं श्वास नली, श्वास नली। अब देखिए ये जो सबसे पहले हम बनावट के बारे में बात करते हैं कि श्वास नली किससे बना हुआ होता है, तो ये जो बना हुआ होता है ये वाला आपको दिखाई दे जैसे मुर्गा खोखो से उसी के देखिएगा ना कि वो ऐसा होता है कि इसे दाबिए तो दब जाएगा, फिर छोड़िए तो वो क्या हो जाएगा ऐसा आ जाएगा। यानी समझिए ना वो पूरा हड्डियाँ होते हैं, नहीं वो पूरा मांस होता है, बीच का होते हैं, समझ गए। उसको जानते क्या बोले, उपास्तिक बोला जाता है।
से बने हुए हो तो उपास्थि का मतलब नहीं वो पूरा हड्डी हो और नहीं वो पूरा क्या हो, मांस हो। यानी एक पॉइंट लिखिएगा कि उपास्थि का बना हुआ होता है। अब चलिए, अब क्यों बना हुआ होता है इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। अब देखिए, इससे हवा आना है और हवा को जाना है। जरा गौर कीजिएगा, कोई आपका पाइप हो गया, उसमें से हम क्या करते हैं तो हवा को ले जाएंगे, देखिए चिपक जाएगा, हवा को डालेंगे तो एक और जगह बढ़ जाएगा। जरा गौर कीजिएगा, यदि ये चिपक गया तो समझिए सांस तो फूल जाएगा, कई कारणवश ना ऐसी बनी समझिए फैले तो समझिए मर जाइएगा। लेकिन इसमें यह है ना कि सांस जाता है तो थोड़ा सा आता है पास में, और यूँ समझिए कि आता है तो थोड़ी सी फैलता है, यानी पूरे का पूरे बंद नहीं करता। इसीलिए क्या किया जाता है तो यूँ समझिए कि उपास्थि का ये बना हुआ होता है। यहाँ तक आपने पूरे का पूरे समझ गए। अब चलिए, अब थोड़ी सी मैं समझ लेते हैं फेफड़े के बारे में कि फेफड़ा क्या होता है। तो बस फेफड़े के बारे में एक चीज आप लोग समझिएगा कि फेफड़ा ही ऐसा एक यंत्र है, ऐसा बोला जा सकता है, फेफड़ा ही ऐसा यंत्र है जो कि ये क्या करता है, O2 को ग्रहण कर हीमोग्लोबिन में मिलाने का सबसे बड़ा प्रमुख ये कार्य करने में सक्षम होता है। यहाँ तक समझ गए। और इसमें बहुत सारे वायु कोष्ठ होते हैं, ये सब क्या होते हैं। तो चलिए, अब हम इस सारे पॉइंटेड को हम जानते हैं, निराचना के बारे में हम जानते हैं। आपने चारों चीज़ों को समझ गए। अब देखिए यहाँ की अब आगे की रचनाएं देखिए क्या होता है। यहाँ तक आपने पूरे का पूरे कवर हो गया। अब चलिए, अब यहाँ से क्या होता है ना कि ये श्वास नली यहाँ से दो भागों में बटती है। कितने भागों में बटती है आपके? दो भागों में। इसको हम लोग क्या बोलते थे, याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट को हम लोग श्वासनी बोलते हैं, श्वासनी ऐसा। ओके, श्वासनी को बुक में दिया है कि ब्रोकस कहते हैं। क्या कहते हैं आपके? ब्रोकस। समझ गए आप लोग पॉइंट को। कभी कभी कह देता है कि ब्रोकस किसे कहते हैं, तो सीधा बोलिएगा कि ये कौन सा नली है आपका? श्वास नली। जब दो भागों में बटती है उसी को क्या कही जाती है? तो ब्रोकस कही जाती है। अब गौर कीजिएगा, अब ये क्या है ना कि ये श्वासनी भी यहाँ पर देखिए फिर जाकर ये क्या होता है, अलग अलग भाग में बढ़ती है। तो फिर अब इसको क्या बोलते हैं? ओके, तो इसको जो बोलते हैं हम लोग श्वसनीय नलिकाएं बोल देते हैं, यानी श्वसन नलिकाओं। समझ रहे हैं? बहुत सारे ये भागों में हुए होते हैं। कभी कभी श्वसन नलिकाओं भी पूछ देते थे, या तो इसका अंग्रेजी भी पूछता है ब्रोंकियोलस, ऐसा ब्रोंकियोलस। समझ रहे हैं लोग? ओके, अब चलिए ब्रोंकियोलस किसे कहते हैं, तो क्या हम लोग यहाँ पर नहीं बता सकते ब्रोंकियोलस किसे कहते हैं? सीधा है, गौर कीजिएगा कि जब आपकी क्या होती है, श्वसनी यानी ब्रोकस कई भागों में बट जाए, क्या हो जाए आपका, कई भागों में बट जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ब्रोकस कहते हैं। यहाँ तक आपको तो पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है ना कि ये जो ब्रोंकियोलस होता है, फिर यहाँ पर जाकर अलग अलग छोटे छोटे भागों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जहाँ पर हवा होता है। क्या होता है? हवा होता है। अब उसको क्या बोलते हैं? देखिए, जैसे कि दिखाई दे रहा है नहीं, ये कोठा 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 कोठा, तो इस कोठे को लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वायु कोष्ठीय। याद रखिए, कोठा है तो हम लोग क्या बोल देंगे, कोष्ठीय। ओके, कोष्ठीय, लेकिन कौन सा बोलेंगे, तो वायु कोष्ठीय। समझ में आ गए? कभी कभी वायु कोष्ठीय भी पूछ देता है कि वायु कोष्ठीय किसे कहते हैं, तो सेम है कि ब्रोंकियोलस पतली पतली भागों में बढ़ जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वायु कोश कहते हैं। कोई प्रकार की दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए, अगला पॉइंट क्या है कि वायु कोष्ठीय में ही ये छोटे छोटे जो गोले होते हैं, इसी में क्या होता है, तो हवा भरे हुए होते हैं। तो हवा भरे हुए होते हैं, तो एक गोले को याद रखिएगा, कितने गोले को? इसमें का एक गोले को हम लोग क्या कहते हैं? यस, वायु कोश कहते हैं। क्या कहा जाता है, तो वायु कोश
कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आपका परिभाषाएं कितनी हो गई, एक तो श्वसनी हो गई, एक आपकी श्वास नलिकाएं हो गई ब्रोंकियोलस, एक तीसरा हो गया आपका वायुकोष्ठीय और 4 नंबर हो गया वायुकोश। यहाँ तक आपने पूरा समझ गए। अब चलिए हम ये समझते हैं कि हमारे जो फेफड़े में है ये कितने पाए जाते हैं वायुकोश, लगभग इनकी संख्या कितनी होती है। तो बुक में ऐसा दिया है कि 3 × 10 के पावर 8 की संख्याएं होती है। अगर इसको हम मैथ की फॉर्मूला के अनुसार तोड़े तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, गौर कीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी यूँ समझिए कि 30 करोड़ क्या होते हैं। तो छोटे 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 वायुकोश होते हैं जिसमें हवा जाकर भरी हुई होती है, स्टॉक होती है, और उधर से ही हीमोग्लोबिन का क्या होता है संचालित कर 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 सारे कामों को किया जाता है। यहाँ तक आपने पूरी अच्छी तरह से समझ गए। यहाँ तक कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। इसका मैं परिभाषा शुरू से यहाँ से मैं लिख दूंगा कि किसको किसको क्या क्या कहते हैं, आप उतार लीजिए। सबसे पहले मेरे वीडियोज में ये आप देखिएगा कि सबसे पहले मैं समझाने का कोशिश किया हूँ, उसके बाद से मैं लिखवाने का आपका प्रयास किया हूँ। अब चलिए अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ें देखते हैं कि यूँ समझिए कि मैंने प्रश्न आपसे क्या किया था, गौर कीजिएगा। जैसे सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, तो गौर कीजिए क्या होता है, सीना आपको फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है और सिकुड़ता है। तो यूँ समझिए कि ये तो नष्ट हो जाना चाहिए पर ये नष्ट नहीं होता है। आखिर क्यों नहीं होता है, तो याद रखिएगा कि इसके अंदर इस चीज़ों को मैं मिटाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कुछ पदार्थें पाई जाती है जो कि चिकना चिकना होता है, मतलब कि तेल की तरह होता है। जैसे गाड़ी ओड़ी का बाइक ओई का चक्का उक्का में लगा हुआ होता है जिससे वो जल्दी घिसता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम हटाते हैं जो इसको सुरक्षित रखने में, घर्षण को कम करने में मदद करता है, जिसको हम लोग प्यूरल, ऐसा हम लोग क्या कहते हैं, तो पेराइटल प्यूरा कहते हैं। ऐसा पेराइटल क्या बोली जाती है, तो प्यूरा इसको क्या की जाती है, तो बोली जाती है। तो इसमें ये बोली जाती है, लेकिन क्या भरा हुआ होता है, तो याद रखिएगा कौन सा भरा चीज़ होता है, तो आपके म्यूकस इसमें भरा हुआ होता है। यहाँ तक आपने पूरी अच्छी तरह से समझ गए। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। और इन दोनों के बीच में आपके क्या होते हैं, दिल होते हैं। दिल के मतलब समझिए कि आपके क्या होते हैं, तो हृदय यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में, यूँ समझिए कि अलग अलग माने अंग है, तो अलग अलग इनके कार्य करने की क्या होती है, क्षमताएं होती है। तो बस ये काम करते हैं कि इसको इजॉर्ब कर कर किसको दे देता है, हृदय को दे देता है, और हृदय अपना क्या करता है, तब फॉर्मिटी को निभाता है। तो हृदय के बारे में भी बताएंगे आपको कि कौन कौन से फॉर्मिटी को ये निभाने का कार्य करता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। तो चलिए जो परिभाषाएं था उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए हम सबकी परिभाषाएं देख लेते हैं कि श्वास नली किसे कहते हैं, जिस नली के द्वारा श्वास आता और क्या होता है, जाता है, उसे हम लोग श्वास नली कहते हैं। और क्या है कि श्वसनी किसे कहते हैं, जब श्वास नली 2 भागों में बट जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। उसके बाद श्वास नलिकाओं किसे कहते हैं, जब श्वसनी कई भागों में बट जाती है उसी को ब्रोंकियोलस कहते हैं, यानी श्वास नलिकाएं कहते हैं। और भी कुछ परिभाषा है उनको भी हम लोग नोट डाउन कर कर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चाएं करेंगे। चलिए एक दो गो और भी हम लोग पॉइंटेड के बारे में जान लेते हैं कि जैसा कि हम सांस लेते हैं, तो अब सांस क्या चीज़ लिया जाता है, तो याद रखिएगा हम लोग ज़्यादातर O2 ही लेते हैं, मैंने समझिए कि O2 ही लेते हैं, और जो छोड़ते हैं वो क्या छोड़ते हैं, आपका CO2। इसकी प्रोसेस क्या होता है तो जस्ट मैं बता रहा हूँ, पहले इतनी पॉइंटेड आप लोग समझ जाइए। यहाँ तक हमने पूरे को पूरे समझ गए। अब चलिए यहाँ पर भी 2 पॉइंटेड है ऐसा कि सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो सांस
सांस लेने की जो प्रक्रिया होता है, ये व्यक्ति सांस लेता है तो इनको जो बोली जाती है प्रश्वास बोलते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया को प्रश्वास कहा जाता है और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग उच्छ्वास कहते हैं। तो इसमें याद रखिएगा वो हम लोग O2 लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। एक और टॉपिक आता है श्वासोश्वास किसे कहते हैं, तो बस आप दोनों को इंक्लूड कर दीजिए, प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, यस हम लोग श्वासोश्वास कहते हैं। यहाँ तक आपको पूरी की पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं तो आगे की ओर बढ़ते हैं और एक पॉइंट आपको बता देते हैं, ये ज़्यादातर जो फेफड़े होते हैं वो स्तनधारी ही जंतुओं में पाए जाते हैं, अदर जंतुओं में उतना खासकर पाए नहीं जाते। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अगर मेरे साथ नहीं जुटे हैं तो सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुट जाइए। थैंक यू। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट ये समझते हैं कि श्वसन की क्रिया विधि। जैसा कि हम लोग सांस लेते हैं तो किससे किससे होकर ये गुजरता है और कहाँ पर जाकर किस प्रकार हमारे शरीर में एनर्जी को प्रोडक्शन करता है, इसी प्रक्रिया को इस डायग्राम की मदद से हम लोग समझेंगे और इसमें के जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होगा हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम समझने पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो हम कहाँ से चालू करते, गौर कीजिएगा। सांस लेने से हम क्या कर रहे हैं, तो चालू कर रहे हैं कि कैसे हम लोग सांस लेते हैं। तो सांस में क्या चीज लिया जाता है, आपको पता होगा कि O2 हम लोग लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ से एक मार्ग बनाते हैं कि हम लोग क्या लिए यहाँ से, तो O2 को हम लोग नाक के माध्यम से लिए। यहाँ तक कोई प्रकार की आपको प्रॉब्लम होगा तो आप बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, तो इसको बोल देंगे श्वसन मार्ग। ऐसा समझिए बातों को। अब चलिए अब हम नेक्स्ट चीज़ों को समझते हैं। अब क्या होता है ना कि अब ये चीज़ें जो हम लोग लेते हैं वो डायरेक्ट कहाँ आता है, तो आपके फेफड़े में आता है। मतलब कि यूँ समझिए कि यहाँ पर ये आ गया। अब आने के बाद से क्या होता है, इसको गौर कीजिएगा। ओके, अब आने के बाद से इसमें क्या आता है, तो रुधिर आता है। रुधिर के मतलब समझ रहे हैं ना, इसमें ब्लड आता है। अब देखिए ये प्रोसेस थोड़ी सी क्या होती है, तो आगे बढ़ती है। तो आगे बढ़ने पर अब देखिए यहीं पे एक्चुअली में काम हो जाता है, गौर कीजिएगा। यहीं पे काम क्या होता है ना कि इसमें एक पदार्थ होते हैं हम लोग को ब्लड में, यानी ब्लड जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रक्त जिसको हम लोग बोलते हैं। रक्त में एक चीज पदार्थ पाई जाती है जिसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा। उधर का वीडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है, इधर थोड़ी सी हम घुमा देते हैं ताकि उधर की वीडियो आया ऐसा। चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं, गौर कीजिएगा। ओके, कि हम लोग ब्लड में मैंने यूँ समझिए कि क्या पाए जाते हैं, एक पदार्थ पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन, यानी HB से हम डिनोट कर रहे हैं इस पॉइंट को। अब गौर कीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि रुधिर जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, तो समझिए कि हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो ऑक्सीजन को अपने साथ बैठा कर, यानी समझ आ रहा है आपको कि दोनों को क्या करते बैठा करते, इसको जो बोली जाती है आप लोग हमेशा याद रखिएगा। जो मैंने लिखा आपका कौन सा HB प्लस O2 लिखे, इन दोनों को सम्मिलित रूप को ही क्या बोली जाती है। देखिए ऑक्सीजन है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी, और ये क्या हीमोग्लोबिन है इसीलिए हीमोग्लोबिन भी इनको बोल दिया जाता है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं, यानी किसे कहा जाता है, कि यानी यूँ समझिए कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन संयोग रहते हैं तो उन्हीं को हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब चलिए अब क्या होता है ना कि इतने ये मिल कर ये जो जाते हैं एक्चुअली में फेफड़े में जाते हैं, सॉरी फेफड़े में नहीं, ये हृदय में जाता है। अब हृदय यहाँ से पंप करता है। पंप के मतलब समझ
रहे हैं कि वो क्या करता है, प्रेशर देता है। जब प्रेशर देता है कि पूरे के पूरे क्या होते हैं, इसके बॉडी में घूमते हैं, ब्लड क्या होते हैं, तो बॉडी में घूमते हैं। यानी ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि Hb और O2 का परिवहन होता है। क्या क्या होता है आपका, परिवहन। यहाँ तक आपको समझ में आया या ना आया, यहाँ तक बोलिएगा। अब ये जो प्रोसेस होता है ना कि ये हीमोग्लोबिन एक अस्थायी होता है। इसका काम जैसे कि बस का जो काम होता है कि एक यात्री को बैठाइए और दूसरे यात्री को क्या कीजिए, छोड़िए, बैठाइए, ठीक उसी तरह आपका हीमोग्लोबिन का भी कार्य होता है। इसमें दो ही यात्री है, एक सांस लेने वाला, एक सांस छोड़ने वाला, यानी इनका दो ही सवारी है। एक सवारी है O2 है और दूसरा सवारी कौन सा है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सा है आपके, ऑक्सीजन है। तो मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ वो ऑक्सीजन के बारे में बता रहा हूँ। अब चलिए, ये जो ऑक्सीजन होता है हमारे ब्लड के माध्यम से ये उत्तक तक पहुँचता है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उत्तक। उत्तक का मतलब समझ रहे कि चमड़ा उमड़ा के पास में क्या करता, पहुँचता है। अब पहुँचने के बाद से क्या करता है कि जैसा कि ये उत्तक हो गया और यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन वाला और O2 वाला यहाँ पर क्या हुआ, पहुँच गया। अब पहुँचने के बाद ये होता है ना कि अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उतार देता है यहाँ पे कि तू उतर, अब ग्लूकोज के साथ में अभिक्रिया करके तो क्या बना, एनर्जी बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये क्या करता है, जो O2 होते हैं, आपको बताए थे श्वसन की प्रक्रिया में एक चीज है कि ये जो हमारे शरीर में जो ब्लड में आपके ग्लूकोज मिल जाते हैं, इसमें कौन मिलकर, तो ऑक्सीजन आपको मिलकर क्या बना देते हैं आपके, तो H2O बना देते हैं, जो कि मूत्र मार्ग में चले जाते हैं, CO2 बनाते हैं। अब CO2 ही आपके क्या कहता है, बाहर निकलता है। अब प्लस में आपको 38 ATP एनर्जी होता है, जो कि आप कभी भी खर्चा कर सकते हैं। जैसा कि अभी फिलहाल में मेरा एनर्जी क्या हो रहा है, तो खर्चा हो रहा है। तो यहाँ तक आपने समझ गए। अब ये क्या करता है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये जब क्या होती है ना, यहाँ से डिनोट कर दे रहे कि आधा जो भाग हो गया आपका, ओके, ये वाला डिनोट कर दिए। अब चलिए, अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन को छोड़ देता और Hb बेचारा क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो जब तक ले कोई ग्राहक मिलेंगे नहीं तब तक ले Hb आपका जाएगा नहीं। तो देखिए, ये तुरंत अब क्रिया कर कौन से ग्राहक को देता है, तो CO2 को देता है। तो अब जो ये Hb जो होता है हीमोग्लोबिन, वो CO2 को बैठाकर, किसको बैठाकर, CO2 को बैठाकर एक्चुअली में तो हृदय में ले जाता है, फिर हृदय पंप करता है तो फेफड़े में जाता है, तो फिर यहाँ से इसकी क्या होती है, तो परिवहन होती है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसकी परिवहन लिखता हूँ, परिवहन होता है एक्चुअली में, ओके। अब परिवहन के बाद से एक्चुअली में कहाँ गया, आपके हृदय में गया। अब हृदय के बाद से जो आपकी जाता है, गौर कीजिएगा, अब यहाँ पर भी एगो प्रश्न बनने वाला होता है कि Hb और CO2 जुटते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको जो बोला जाता है, मैं इस पॉइंट को लिखता हूँ कि Hb और प्लस CO2 जुटते हैं तो CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोल लेते हैं, और इसी के जैसा नाम है आपको कार्बोक्सी, याद रखिएगा, क्या नाम है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इसको बोली जाती है। बोर्ड मॉडल आपका प्रश्न है, ऐसा पूछता है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं, तो ऑप्शन दे देगा आपका, यूँ समझिए कि CO2 दे देगा, O2 दे देगा, H2 दे देगा, N2 दे देगा, तो कौन सा होगा, तो आपका CO2 यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी के लिए क्या हो जाएगा, O2। हाँ, परिभाषा क्या हो जाएगा, तो देखिए सिंपल सा है, अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं कि जिस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन संयोग करते हैं, यानी बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन में, मैं पहला का परिभाषा लिख रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि हीमोग्लोबिन में, ओके, हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन O2 संयोग करते हैं, संयोग के मतलब मिलते हैं, संयोग करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यस, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जब CO2 क्या करते हैं, संयोग करते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये दो पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि यहाँ से आपका टूट गया और CO2 यहाँ पर बैठ गया और परिवहन के माध्यम से ये कहाँ आ गया, तो आपका
ये चला जाता है फेफड़े में चला जाता है। ये फेफड़े में अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ढकलने वाला कौन है, पंप करने वाला कौन है। तो एक्चुअली में क्या होता है, थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। जो हृदय होते हैं ना, 2 ऊपर होता है बेस में, 2 नीचे होता है। जब ये फैलते हैं तो समझिए कि ये क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं। और जब ये क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं तो ये फैलेंगे। जब फैलेंगे तो इधर से ब्लड क्या करते हैं, खींचते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल ले लीजिए आप सुई वाला, अगर जब दाबते हैं तो ब्लड आपका पानी जाता है, और जब ऐसे खींचते हैं तो देखिएगा उधर से आता है। ठीक उसी तरह हृदय इसको खींचता है तो परिवहन के माध्यम से इसको नीलय में ये जाता है। अब जाने के बाद से ये क्या होता है, तो ये इसका ट्रांसफर कहाँ कर दिया जाता है, यस, इसका ट्रांसफर जो कर दिया जाता है इस फेफड़े में कर दिया जाता है, जो कि इसमें क्या होते हैं, तो आपका समझिए कि Hb और प्लस में CO2 होते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होता है ना कि फिर विसरण प्रशोषण की प्रक्रिया के माध्यम के द्वारा फिर ये CO2 यहाँ से साथ इसका छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद से ऐसे क्या हो जाते हैं, तो आपके CO2 ये बाहर निकल जाते हैं। फिर हीमोग्लोबिन रहता है तो फिर हम लोग सांस लेते हैं तो O2 मिलता है। फिर यही प्रोसेस आप लोग को चलता रहता है। यानी 1 मिनट में लगभग कितना नॉर्मल है ऐसा, तो 72 बार ऐसा ये प्रक्रियाएं आपकी चलती रहती है। हाँ, यदि आप मेहनत ज़्यादा करते हैं तो समझ जाइए कि क्या होती है, तो इसकी गति बढ़ जाती है, क्योंकि एनर्जी चाहिए आपको। अगर यूँ समझिए कि कम मेहनत करते सोते होते हैं या नॉर्मली है तो आपको कितना बार गति वो करना पड़ता है, तो यूँ समझिए कि 72 बार। यहाँ तक आपने पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझ लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो समझिए कि हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं।